हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, मैं आज से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज विगत वर्षों में आए टीजीटी पीजीटी के सारे क्वेश्चंस को समाहित करते हुए लेक्चर्स के वीडियोस अपलोड करूंगा। लेक्चर्स का फॉर्मेट ऐसा होगा कि अगर आपको टॉपिक नहीं क्लियर है तो भी आप लेक्चर्स को ईजिली समझ पाएंगे, क्योंकि मैं सारे सॉल्यूशंस कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में मैं 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और टॉपिक पर आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर आपको टॉपिक ढंग से क्लियर है तो आप इसको मॉक टेस्ट समझकर मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। एक लाइन दी गई है, ये पैरेलल है इस प्लेन के। देन यहाँ पे हमको इनके जो भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसमें 4 रिलेशन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर दो लाइन हैं जिनके की डायरेक्शन रेशियोज मतलब कि डीआरएस जो है वो A1 B1 C1 और दूसरी लाइन है जिसके की डीआरएस जो है वो A2 B2 C2 है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और अगर यही दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब आगे इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। पैरेलल की कंडीशन ये है और परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है। तो अब हम आते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि ये लाइन जो है वो इस प्लेन के पैरेलल है। तो देखिए, यहाँ पे तुरंत स्टूडेंट्स गलती लोग करते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो इसको टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि प्लेन में जो ये एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स हैं ये प्लेन के डीआरएस नहीं होते हैं। डीआरएस मैं बोलूंगा डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में। तो प्लेन के डीआरएस नहीं होते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट्स हैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर किसी लाइन के डीआरएस होते हैं। जैसे ये देखिए, मैं एक प्लेन लेता हूं, यहाँ पर ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर हमने ये लाइन ले ली, इसको नॉर्मल ऑफ डीआरएस बोलते हैं, इसके नॉर्मल ऑफ प्लेन बोलते हैं। इसके डीआरएस जो है वो एबीसी होते हैं, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स होते हैं। और लाइन में देखिए, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये x1 y1 z1 से पास हो रही है और इसके डीआरएस जो है वो एल एम एन है। तो यहाँ पर प्लेन है और ये एक कोई स्ट्रेट लाइन है जिसके की डीआरएस एल एम एन है। यहाँ पर अब ये पैरेलल है बट नॉर्मल जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। प्लेन लाइन के पैरेलल है बट नॉर्मल जो है वो प्लेन का वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कंडीशन हम यहाँ पे ये वाली फॉलो करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो इससे हमको मिल जाएगा यहाँ पे A इंटू एल मतलब कि AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन द लाइन दिस, एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी गई, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन दिस, इस प्लेन के नॉर्मल और इस लाइन के बीच में एंगल निकालना है। अब यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स, तुरंत लोग क्या गलती करते हैं कि यहां पर स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच एंगल का फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मॉड बी मॉड एन। यह आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद रखिए। ये स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है, जहां पर b जो है, देखिए यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में r इक्वल टू a प्लस एन बी होती है। यहाँ पे a जो है वो इस लाइन पर कोई पॉइंट होता है जिसका कि ये पोजीशन वेक्टर है, और b जो है वो इसी लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर है, n यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। ऐसे ही हमारा जो प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती है वो r डॉट n इक्वल टू q होती है। इसमें n जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है, मतलब नॉर्मल वेक्टर है यहाँ पे ये। तो अब हमारा जब भी एंगल निकालना होता है प्लेन और लाइन के बीच तो ये फार्मूला यूज किया जाता है। बट यहाँ पे देखिए कि इस लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना है, तो इसको आप फिगर से समझिए। बहुत ही यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे ईयर्स लिखे हैं, ये सब जो है आपके इन कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये कोई प्लेन है तो इसका नॉर्मल ये होगा,
और एक ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसके की बीच का एंगल निकालना है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल नहीं है, लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल है। अब अगर हमें यहाँ पे एंगल निकालना है तो देखिए इसके जो हमारे कुल मिला के ये हमारा n वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा ये लाइन के पैरेलल वेक्टर हम ये b ले सकते हैं। देखिए लाइन से एंगल अगर हमें निकालना है तो उसके पैरेलल वेक्टर b से हम एंगल निकाल देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा फार्मूला इनके बीच जो बनेगा वो cos थीटा इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मॉड बी मॉड एन बनेगा, जबकि प्लेन और लाइन के बीच में साइन थीटा बनता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे cos थीटा इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मॉड बी मॉड एन। अब ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। b यहाँ पर देखिए ये हमारा b होगा जो लाइन में है और ये हमारा n होगा जो प्लेन में है। अब इसको आप आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये cos थीटा की वैल्यू 4/3√2 आ जाएगी। तो इससे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/3√2 आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेन्स, दो प्लेन यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म में, आर पैरेलल टू ईच अदर इफ। यहाँ पे अब वही कंडीशंस हैं, कौन सी सही है देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए दो प्लेन अगर पैरेलल हैं, दो प्लेन हम ले लेते हैं, एक प्लेन ये है मान लीजिए, एक प्लेन ये है। तो अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो उनका नॉर्मल जो है देखिए यहाँ पे इसका नॉर्मल ये होगा परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर हम इसका नॉर्मल देखेंगे तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके नॉर्मल भी जो है वो पैरेलल होंगे। अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी जो है वो पैरेलल होंगे। तो अब यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन यूज होगी। देखिए a अपॉन a डैश, b अपॉन b डैश, c अपॉन c डैश, ये पैरेलल वाली कंडीशन है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी। तो यहाँ पे देखिए इसके जो DRS हैं वो a b c हैं नॉर्मल के, इसके a डैश b डैश c डैश हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन a जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं इस तरह के आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सारे सिमिलर क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में एक साथ ही रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए द प्लेन्स, यहाँ पे फिर वही दो प्लेन्स हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे क्या इस तरह का रिजल्ट होगा। तो देखिए अगर दो प्लेन हमारे परपेंडिकुलर हैं, जैसे एक प्लेन हम ये ले लेते हैं और एक प्लेन हमने ये ले लिया, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं। तो इनका नॉर्मल देखिए ये इसका नॉर्मल हो गया और इसका नॉर्मल ये हो गया। तो यहाँ पे ये भी जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। तो कंडीशन हमारी यूज होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसका a1 है, इसका a डैश है, तो a1 a डैश, ऐसे ही b1 b डैश, c1 c डैश इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ लाइन, देखिए एक लाइन ये दी गई है और एक लाइन ये दी गई है, आर परपेंडिकुलर, देन फिर वही कंडीशन। बट यहाँ पे देखिए है क्या कि ये जो लाइन दी गई है वो सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है। मतलब कि हमको इस फॉर्म में पहले इसको लिखना पड़ेगा और बाकी फिर परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 ये हम यूज कर लेंगे। तो इसके लिए देखे करेंगे क्या, यहाँ पे हम x इक्वल टू ay प्लस b है और z इक्वल टू cy प्लस d है। दोनों में देखिए यहाँ पे x और z की वैल्यू y के टर्म में दी गई है। तो हम इससे भी y की वैल्यू निकाल लेंगे और इससे भी y की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये आएगी हमारी, इससे y की वैल्यू आएगी x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई। और जब हम इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू वाई। अब हम इन दोनों को अगर मिला के लिख दें इस फॉर्म में लाने के लिए तो ये x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई और इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। अब y के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो पहली लाइन थी इसको हम यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म में ये ले आए। अब सेम इसको हम लाएंगे तो यहाँ पे देखिए बस ए बी सी डी की जगह a डैश b डैश c डैश d डैश आ गया है। तो इसको जो हम इस फॉर्म में लाएंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारा x माइनस बी डैश अपॉन
ए डैश जो ये था, ऐसे ही y अपॉन 1 इक्वल टू जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। बस जो रिजल्ट ये आया था इसी में हमने ए डैश बी डैश सी डैश ये सब रख दिया। अब ये दो लाइन हमारे पास हो गई, ये परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके डीआरएस के मल्टीप्लिकेशन का सम जो है वो 0 होगा। तो इसके डीआरएस देखिए ये ए 1 और सी हैं, इसके ए डैश 1 और सी डैश हैं। नाउ अब हम कंडीशन को यूज करते हैं, तो ये कंडीशन हमको क्या मिलेगी, ए डैश प्लस 1 इंटू 1 1 और सी इंटू सी डैश सी डैश इक्वल टू 0। तो ये ए डैश प्लस सी डैश इक्वल टू -1 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन दी गई है, ये किस प्लेन के पैरेलल है, ये ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन उस प्लेन के पैरेलल होगी जिसका कि नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। ये बात अब तक आप समझ चुके होंगे। जैसे ये कोई प्लेन है और ये कोई लाइन है, लाइन और प्लेन पैरेलल तभी होंगे जब प्लेन का जो नॉर्मल है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो देखें यहाँ पर इसके डीआरएस पॉजिटिव हैं। अब जिस प्लेन के डीआरएस पॉजिटिव हैं, जैसे ये पहले वाले प्लेन के लिए डीआरएस पॉजिटिव हैं, इसके डीआरएस पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है वो इनका सम 0 आने का चांस ही नहीं है। केवल यहाँ पे यही एक प्लेन ऐसा है, देखिए जैसे इसके 2 1 और -2 हैं, इनका जब ये 3 4 और 5 में मल्टीप्लाई होगा तो सम जो है वो 0 आ सकता है। तो कुल मिला के ऑप्शन बी इसका सही होगा। बाकी आप चेक करके भी देख लीजिए, इसके डीआरएस ये 3 4 5 हैं, तो 3 इंटू 2 कर दिया ये हमने, प्लस 4 इंटू यहाँ पे ये 1 ले लिया और प्लस 5 इंटू ये -2 ले लिया। तो इसको आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा, ये 6 प्लस 4 10 -10 ये 0 आ जाएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 फॉलो हो रहा है इस प्लेन के साथ। तो कुल मिला के ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, केवल एक्स एक्सेस के, केवल वाई, केवल जेड या एक्स और वाई दोनों। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में क्या खास बात है कि इसका ये थर्ड डीआरएस जो है वो 0 दिया गया है। थर्ड डीआरएस 0 है, यानी कि थर्ड जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो भी 0 होगा। तो एल एम एन जैसे डायरेक्शन कोसाइन हम मान लें तो ये एन जो है वो 0 है और एन जो होता है वो कॉस गामा होता है इक्वल टू 0, यानी कि गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये स्ट्रेट लाइन जो है वो जेड एक्सेस से जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये जेड एक्सेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका क्या मतलब निकलता है कि वो एक्स और वाई दोनों के पैरेलल होगी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के पैरेलल कोई प्लेन है उसकी इक्वेशन हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे आप फिगर से समझिएगा, एक्स एक्सेस के पैरेलल हम कोई ये प्लेन ले लेते हैं, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि उसका जो एल है, पहला जो डायरेक्शन कोसाइन है, एल इक्वल टू cos 90 और cos 90 जो है वो 0 होता है। तो अगर L पहला डायरेक्शन कोसाइन ये 0 आ जाएगा तो यानी कि पहला डायरेक्शन रेशियो A जो है वो भी 0 होगा। तो प्लेन की इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होती है उसमें A जो है वो हमारा यहाँ पर 0 हो गया। तो देखिए ये ऑप्शन जो है बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ये सही होगा। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर y एक्स एक्स के पैरेलल है और जेड एक्सेस के पैरेलल है तो भी ये बात आप समझ सकते हैं। इस तरह से कई क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। अगर y के पैरेलल है तो b 0 होगा, तो यहाँ पर ये पूरी जैसे प्लेन की इक्वेशन है उसमें बी वाई वाला टर्म नहीं होगा, और अगर z के पैरेलल है तो ये सी जेड वाला टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस, सिंपली यहाँ पे दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए दो प्लेन के बीच का एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फार्मूला लिखा था साइन थीटा, तो वो एक प्लेन और एक लाइन के बीच में था। बस आप इसको यहाँ पे फार्मूले को लगा सकते हैं। n1 यहाँ पे जो है वो नॉर्मल है
प्लेन का, तो इसके नॉर्मल के DRS या नॉर्मल वेक्टर आप 2i प्लस 1j प्लस 1k ले सकते हैं। देखिए इसके DRS 2 1 1 होंगे तो 2i 1j 1k, या सीधे आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट के अंदर ये a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, और अगर वेक्टर फॉर्म में मतलब r डॉट n इक्वल टू q इस फॉर्म में प्लेन दिया गया है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। इसको आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं, आप इसको लगाइएगा। थीटा इक्वल टू यहाँ पर 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन हमको ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इनका समेशन क्या होगा ये चाहिए। तो देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज होता है, हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसी को हम लिखते हैं एल इक्वल टू जैसे कॉस अल्फा होता है एम इक्वल टू कॉस बीटा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये हमको रिजल्ट मालूम है स्टूडेंट्स। ये रिजल्ट भी जो है वो क्वेश्चन के रूप में आया है टीजीटी पीजीटी में, बट ये तो सिंपल सा है, मैंने इसी में थोड़े और जो ज़्यादा काम वाले हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे इस लेक्चर में डाले हैं। तो अब हम इस कॉस स्क्वायर अल्फा को देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 3 हो जाएगा इधर, ये उधर जाके, तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो है हमारी 2 आ जाएगी, वो आप ट्रांसफर कर लेंगे बहुत ईजिली। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स पहले भी कहा है कि मैंने एक जैसे क्वेश्चंस एक साथ रखे हैं जिससे कि आपको यहाँ पर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए इफ ए लाइन मेक्स, फिर वही अल्फा बीटा गामा विद द एक्सेस, देन इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा में आ गए हैं। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा कि रिजल्ट तो हम यही यूज करेंगे cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा वाला, तो हमें इनको cos 2 अल्फा में चेंज करना होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इससे हम cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2 आ जाएगी। नाउ अब हम यही रिजल्ट जो है इसी में हम cos स्क्वायर अल्फा को लिख देंगे 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2, प्लस ऐसे ये cos स्क्वायर बीटा हमारा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 बीटा बाई 2, और प्लस ऐसे ही cos स्क्वायर गामा जो है 1 प्लस cos 2 गामा बाई 2, ये हमारा हो जाएगा। तो इससे देखिए यहाँ पे बाई 2 यही एलसीएम आ जाएगा, तो ये 3 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं 1 लिखना भूल गया हूँ, 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, यहाँ पे प्लस होगा, इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। फिर ये ऐसे ही हम इसको उधर ले जाएंगे, या 2 को हम इधर ले आते हैं, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 इधर ले आए हम, 3 माइनस 2 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये हमको ऑप्शन सी जो मिल रहा है देखिए वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सेस, डीसीएस ऑफ लाइन आर। देखिए इक्वल एंगल अगर बना रहा है यानी कि cos अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा होगा, और ये जो है वो एल एम एन के बराबर होते हैं। और हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इससे हमको ये मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपस में तीनों जो है वो बराबर हैं। तो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हमको 1/3, तो एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 मिल जाएगा। अब L जब हमारा ये प्लस माइनस 1/√3 आया तो M भी वही होगा, N भी वही होगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। इसमें केवल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की वर्किंग थी, बहुत सिंपल काम था, क्लास 11th के स्टूडेंट ये काम कर लेते हैं। तो मैंने ये पहले से ही सॉल्व कर दिए, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर दो लाइन ये दी गई हैं, देखिए कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं,
आर कोप्लेनर देन लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए दो लाइन के कोप्लेनर होने की कंडीशन है A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू A2 डॉट B1 क्रॉस B2। ये कंडीशन मैंने वेक्टर फॉर्म में बताई है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इन लाइन को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना आपको आता होगा, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, इस फॉर्म में लिखना है। तो r इक्वल टू ये a जो है वो इस पर एक पॉइंट होता है, तो ये लाइन देखिए 2 3 4 इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसके हम जो है वेक्टर बना देंगे इसको। तो 2 3 4 इससे वेक्टर हमारा बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। और यहाँ पर जो लिया जाता है वो जो नीचे ये जो DRS होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, उनमें IJ के लगा के इसको प्राप्त कर लिया जाता है। तो R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में आ गई। सेम ऐसे ही इसको हम लिख लेंगे, ये 1 2 3 पॉइंट से पास हो रही है, इसमें IJ के लगा देंगे तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो R इक्वल टू ये I प्लस देखिए 2J और प्लस 3K हो जाएगा ये। और नीचे जो नंबर है इनमें IJ के लगा के हम ये B प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों ही लाइन हमने R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में ले आए। तो लेकिन दो हैं, तो देखिए यहाँ पे ये पहला वाला ये हमारा A1 होगा, ये हमारा B1 होगा, ऐसे ही ये A2 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा। अब हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, देखिए LHS निकालने के लिए और RHS निकालने के लिए, दोनों के लिए ही पहले हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 ये मैंने लिख दिया है सीधे, आप डिटर्मिनेंट बना के जैसे भी सॉल्व किया जाता है ये आप जानते होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये B1 क्रॉस B2 आ जाएगा। अब देखिए LHS में क्या है, A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो A1 हमारा देखिए ये वेक्टर है, इसमें हम यहाँ पर इस ये B1 क्रॉस B2 से डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट सिंपली आपको लेना आता होगा, डॉट प्रोडक्ट आप ले लेंगे तो ये 2 माइनस लैम्डा वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही जो हमारा ये B1 क्रॉस B2 आया है, इसका हम A2 के साथ, A2 देखिए हमारा ये है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 4 माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा। अब हम इस कंडीशन को यूज करेंगे तो ये दोनों इक्वल लग देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस एंड दिस। हमको ये दो लाइन दिए गए हैं, ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिस पर कि ये दोनों लाइन हों। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस एंड दिस। देखिए R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2, ये हमारी दो लाइन है। इनको कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन है R डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा सिर्फ कंडीशन थी, वैसे ही यहाँ पर फार्मूले में जो क्वांटिटीज दी गई हैं बस हम वो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन लाइन में दी गई हैं, इसमें पहली ये R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 से कंपेयर करें तो ये इतना हमारा जो है वो A1 हो जाएगा और इतना ये जो हमारा है वो B1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये हमारा A1 हो गया और ये हमारा जो है वो B2 हो गया। अब हम देखें यहाँ पे B1 क्रॉस B2 पहले निकालेंगे, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, B1 क्रॉस B2 ये हमारा आ जाएगा। अब A1 के साथ हम यहाँ पे B1 क्रॉस B2 का देखिए डॉट प्रोडक्ट लिया गया है फार्मूले में, तो हम A1 ये है, इसका जो है वो इस B1 क्रॉस B2 ये जो आया है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो माइनस का 49 आ जाएगा। बस अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे इस फार्मूले में रख देंगे, तो ये R डॉट यहाँ पे ये B1 क्रॉस B2 ये हमने रख दिया इक्वल टू ये A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इसकी वैल्यू रख दी। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन फिलहाल अभी तक ये टीजीटी पीजीटी में ये नहीं आया है, बट मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस को कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी मैं यहाँ पे लेक्चर्स में डालूंगा जो नहीं आए हैं बट उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे क्वेश्चन जो हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। इस लाइन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे ये कोई प्लेन है और ये कोई लाइन है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, हमें इस पॉइंट को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन पर हम लाइन की इक्वेशन जो दी गई है इस पर एक जनरल पॉइंट लेंगे। कैसे लेंगे ये आप देखिएगा। उस पॉइंट को हम ये मान लेंगे कि ये प्लेन पर भी स्थित होगा, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो लाइन पर भी होगा और प्लेन पर भी होगा। तो उस पॉइंट को हम प्लेन की इक्वेशन पर सेटिस्फाई करा देंगे, उससे हमको वो पॉइंट मिलेगा। तो वर्किंग देखिएगा, यहाँ पर 4-5 लाइन की वर्किंग होगी।
तो हमको यहाँ पे इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट लेना है तो इसको हम यहाँ पे ये 3 पार्ट इक्वल इस तरीके से दिए गए हैं, इसको हम इक्वल टू आर के मान लेंगे। अब हम इसको इस आर के इक्वल रखेंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये हमारा आ जाएगी वैल्यू -3r और ये 2 उधर जाएगा तो +2। ये हमको x की वैल्यू मिल गई। पॉइंट लेने का सिस्टम किसी लाइन पर क्या होता है इसको आप देखिएगा। ऐसे ही y - 1/2 इक्वल टू r लेंगे तो y की वैल्यू 2r + 1 आ जाएगी। ऐसे ही हम z - 3/2 इक्वल टू r लेंगे तो z की वैल्यू जो है वो हमको मिल जाएगी 2r + 3। तो यहाँ पर हमने जैसे कोई पॉइंट P एक जनरल पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर ले लिया। अब हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट वही है जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है लाइन और प्लेन। तो हम इस पॉइंट को इस प्लेन के इक्वेशन पर सेटिस्फाई कराएंगे तो हमको r की वैल्यू मिलेगी। देखिए r की वैल्यू हर लाइन के इस लाइन के हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगी, बट हम जब इसको यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे प्लेन पे तो अकॉर्डिंग इसके r की वैल्यू आएगी कि ये पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। नाउ अब हम यहाँ पे जो प्लेन की इक्वेशन है 2x + y - z इक्वल टू 3, ये देखिए प्लेन की इक्वेशन है, इस पे हम इसको जब सेटिस्फाई कराएंगे 2x की जगह रख देंगे -3r + 2 + y की जगह 2r + 1 - z की जगह ये -2r - 3 इक्वल टू 3, ये हम रख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए r की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1/6 आ जाएगी। अब हम r की वैल्यू ये देखिए हमने पॉइंट लिया था इसमें रख देंगे तो ये पॉइंट हमको p जो मिल जाएगा, ये मैं कैलकुलेशन है सिंपल, मैं नहीं कर रहा हूं, आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूं मैं, इसमें रख देंगे तो ये p की वैल्यू 5/2, 2/3 और 8/3 आ जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। अब हमें दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, जैसे यहाँ पे एक लाइन और एक प्लेन का था। तो इसके लिए देखिए मेथड क्या है, यहाँ पे दो लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमको पॉइंट निकालना है। तो अब वही काम जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, यहाँ पे पहली लाइन है, इससे हम एक जनरल पॉइंट इसका निकाल लेंगे r1 मान के। तो देखिए यहाँ पे इससे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये सेम ऐसे ही इसको हम इक्वल टू r2 मान लेते हैं तो इससे भी हमको ऐसे ही पॉइंट मिल जाएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला। अब ये दो पॉइंट हमें मिल गए। अब अगर देखिए ये दोनों पॉइंट जो हैं वो एक इस लाइन पर है एक इस लाइन पे, बट जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहां पे पॉइंट जो है वो कोइंसाइड हो जाएगा, सेम हो जाएगा पॉइंट। तो हम कर क्या सकते हैं कि इस पॉइंट को सेम मानकर हम फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वेशन बना सकते हैं। इसका ये जो पहला वाला है नंबर और इसका ये जो पहला वाला नंबर है, इसको अगर हम इक्वल रख देंगे तो देखिए r1 r2 में एक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही हम दूसरे वाले को और इसके दूसरे वाले को इक्वल रख देंगे तो हमको एक और r1 r2 में इक्वेशन मिल जाएगी। फिर हमको तीसरे की जरूरत नहीं है, दो इक्वेशन पर्याप्त है। अब हम इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो r1 और r2 की वैल्यू हमको 1 और -1 मिल जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको ये मेथड आना चाहिए कि क्या मेथड है दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। तो r1 और r2 की वैल्यू आ गई। अब हम r1 की वैल्यू चाहे इस पॉइंट में रख दें, r2 की वैल्यू चाहे तो हम इस पॉइंट में रख दें, क्योंकि पॉइंट तो सेम आना है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने r1 की वैल्यू 1 जो है वो इस पॉइंट में रख दी तो हमको ये 2, 3, 4 ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। देखिए यहाँ पे फार्मूला है सीधे, एक हमें ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो इस प्लेन पर होगा। तो मैं वेक्टर फॉर्म में फार्मूला बता रहा हूं। तो इस पॉइंट के हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि ए है, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर बना लेंगे आई जे के लगा के, -3i + 0j और +7k, ये ए वेक्टर हमको मिल जाएगा। एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, प्लेन जो है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमको ये दिया गया है। ये हम मान लेते हैं कि n वेक्टर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है वो r.n = a.n होती है। अब हम बस इसमें रख देंगे r.n जो है हमारा, देखिए ये परपेंडिकुलर वेक्टर है 5i + 2j - k = a.n। a जो है वो हमारा इस पॉइंट से बन जाएगा -3i + 7k
डॉट एन, एन हमारा यही हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस k। अब हम यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो r डॉट 5i प्लस 2j माइनस k इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा माइनस का 22। अब हम इसको उठा के इधर ले आएंगे और साथ में अब देखिए हमको करना क्या है। यहाँ पे ये जो प्लेन की इक्वेशन दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो आई जे के कॉफिशिएंट्स होते हैं यही एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट बन जाते हैं। तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी 5x प्लस 2y माइनस 1z मतलब z इक्वल टू, या इसको हम इधर ले आते हैं प्लस 22 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन। इस प्लेन की हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इस पॉइंट से हमें इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पे ओरिजिन से निकालनी है और यहाँ पे पॉइंट से निकालनी है। तो दोनों के लिए वर्किंग आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए वेक्टर की इक्वेशन जो दी गई है, सॉरी प्लेन की, r डॉट n इक्वल टू क्यू, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। अगर इसको हम यहाँ पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख लें, मतलब r डॉट अगर यहाँ पे n कैप आ जाए, जैसे ये जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर नहीं है, बट अगर यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है तो इधर हम p ले लेते हैं, तो ये जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है प्लेन की, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो भी अगर हमें किसी प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो उसको हम इस फॉर्म में बदल लेंगे, वो इस फॉर्म में हमको दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर बनाना चाहिए इसे। इसके लिए हमें उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना चाहिए। तो जैसे r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू, ये -14 है, इसके मॉडुलस से हम डिवाइड कर दें तो मॉडुलस इसका रूट ये 4 प्लस 9 प्लस 36 आएगा। इधर भी हम इतने से ही डिवाइड कर देंगे तो ये r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन में देखिए इसका मॉडुलस 7 आ जाएगा, इक्वल टू इधर भी फिर यानी कि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो अब ये r डॉट एन कैप इक्वल टू पी इस फॉर्म में आ गया। तो इधर ये जो भी नंबर आ गया ये इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, तो ओरिजिन से डिस्टेंस 2 लेंगे, माइनस साइन हम नहीं लेंगे। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमको इस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए फार्मूला हमको ये दिया गया है, ए बी सी डी हम लेंगे प्लेन की इक्वेशन से और x1 y1 z1 ये पॉइंट है। तो देखिए ए है 4, x1 है 1, 4 इंटू 1, ऐसे ये 3 इंटू 2, 12 इंटू 0 और प्लस डी प्लस 16, ये फार्मूले में रख दिया। नीचे ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 और 12 का 144। सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट चाहे तो आप ये इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द एक्सेस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। कोई प्लेन है, इंटरसेप्ट जो उसके हैं एक्सेस पे वो इक्वल हैं। तो देखिए सबसे पहले तो फार्मूला देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का क्या होता है। जैसे ये कोई प्लेन है, एक्स इंटरसेप्ट इसका ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, जेड इंटरसेप्ट सी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है, इसको आप लर्न करिएगा। अब हमें लेकिन यहाँ पे जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है उसके इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पे इक्वल है, तो हम मान लेते हैं ए है, तो इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए हो जाएगी। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे ये 0.235 जो है वो इस प्लेन पर है, तो इसको हम सेटिस्फाई करा देंगे इस पॉइंट को इस प्लेन पे। तो देखिए x की जगह 2, y की जगह 3 और z की जगह हमने रख दिया 5, तो a की वैल्यू आ गई, a इक्वल टू हमको 10 मिल गया। तो कुल मिला के इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। इसमें a की वैल्यू हम रख देंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। स्टूडेंट्स मैं अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और प्लेन के फर्स्ट पार्ट को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम 3 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर हैं जिनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस जो हैं वो डालूंगा। आज का मैं लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।